नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ की से रिलेटेड ये वीडियो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, विद रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि जिस शॉर्ट में NTCA के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहां आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2। और नीचे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में NTCA भी बोलते हैं, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है कि भाई जिसे लॉ पास करके जिस बॉडी को बनाया जाता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता, उसके अंदर लॉ में कुछ चेंजेस ला करके, कुछ अमेंडमेंट करके या फिर कोई प्रोविजन क्रिएट करके जब बनाया जाता है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि ये जो बॉडी बनाई गई थी ये 1986 की जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रोविजन के तहत इस बॉडी को फॉर्मेशन किया गया था। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे। तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकेंड ओनली, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1 2 बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट यानी कि 1 ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलती है। गलती क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो ये जो आपसे बोला गया था ना कि ये 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया, नहीं, यहां गलत हो गया ये, बल्कि हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, ये इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, इसके प्रोविजन के हिसाब से इसे बनाया गया था। और 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है। पहले तो बात हो गई इसे बनाया कैसे गया है, यानी कि लॉ पास करके बनाया, इट मींस ये क्या हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई हमारी, ठीक है। तो इसे जो स्टैब्लिश किया गया था, इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसके अंदर आती है, ठीक। और इस हिसाब से आज आपके लिए काम क्या हो गया कि भाई ये जो बॉडी है NTCA, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, कि भाई ये बॉडी क्या है इसके, और इसके डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में आपने पढ़ना है। और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसके करंट मिनिस्टर कौन है और इसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पर्शियन गल्फ कंट्री, पर्शियन गल्फ कंट्री के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये 3 स्टेटमेंट है। और नीचे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग पर्शियन गल्फ कंट्री के, ठीक है। जो ये ग्रुप ऑफ कंट्री होता है, ये गल्फ कंट्री, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द लैंड अराउंड द पर्शियन गल्फ। जो पर्शियन गल्फ है, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है और उसमें आपको पर्शियन गल्फ की लोकेशन मालूम है, ये गल्फ का है, तो उसके आसपास की जो कंट्री है आर शेयर्ड बाय द 8 कंट्री, तो उसके आसपास की कंट्री को गल्फ कंट्री बोला जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। और हाँ, इसमें नाम भी आपको दिए गए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो नेम को जिस तरह से है, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और लास्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ये कुछ कंट्री के नाम गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि 8 कंट्री है गल्फ, पर्शियन गल्फ के अराउंड, और वो सारे जो कंट्री है उनका एक ग्रुप बनता है जिसका नाम रखा गया पर्शियन गल्फ कंट्रीज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ईरान एंड इराक
ईरान और इराक जो है आर नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यानी जिसे शॉर्ट में जीसीसी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जिसे बोलते हैं। तो उस काउंसिल के अंदर ईरान और इराक इसके पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपसे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आउट ऑफ द पर्शियन गल्फ कंट्री ओनली ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये तीन जो मेंबर है, ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये तीनों ही मेंबर किसके हैं? ओपेक के मेंबर है। अभी ओपेक कंट्री क्या है इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नंबर वन जो इसमें जो आपसे जो डिस्कस किया जा रहा है, नंबर वन में बोला जा रहा है कि भाई मेंबर कंट्री कौन कौन है गल्फ, पर्शियन गल्फ कंट्रीज के इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। सेकंड में आपसे बोला गया कि भाई ईरान, इराक इसका पार्ट नहीं है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, ये तीन कंट्री ऐसी है जो इसके साथ साथ गल्फ कंट्री के साथ साथ ओपेक कंट्री का जो ग्रुप है उसका भी मेंबर है। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में बोला जा रहा है वन एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि सेकंड और थर्ड ये दोनों करेक्ट है। और लास्ट डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, ए 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है इन तीनों के अंदर से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि भाई ये ग्रुप, पर्शियन ग्रुप क्या है, गल्फ का ये ग्रुप क्या है कंट्रीज का, इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार आंसर के साथ। तो इसका जो आंसर है तो इसका ए यानी कि 1 2 यानी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड का मतलब यहां पे ये हो गया कि भाई ये जो 8 कंट्री दे रखी है ये सारे के सारे क्या है, पर्शियन गल्फ कंट्री का जो ग्रुप है उसके मेंबर हो गए, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो बोला गया कि ईरान और इराक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जिसे शॉर्ट में जीसीसी बोला जा रहा है, तो ये जीसीसी के ये मेंबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई ये मैप में इनकी लोकेशन वगैरह और डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी कंट्री इंडिया इधर है, ये देखो ये हमारी कंट्री इंडिया, ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है, ये राजस्थान वाला, ये जेएनके वाला, ठीक है। ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। ये हमारी कंट्री की लोकेशन, मैंने थोड़ा इधर हाफ पोर्शन लिया, क्रॉप कर दिया मैंने से, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देख लेते हैं इस तरफ आते हैं। तो जो हमारी कंट्री है यहां से ये ओमान हो गया, ये वाला जो एरिया ना, ये जो दिख रहा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है। तो इस पर्शियन गल्फ के आसपास की जो कंट्री है वो पर्शियन गल्फ कंट्री का ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक है। और इसमें जैसे 8 कंट्री बोला गया है कि 8 कंट्री कौन कौन सी है, सबसे पहले जो इसमें दिया गया बहरीन। तो पहले बहरीन की लोकेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहां बहरीन एक, यहां पे छोटा सा एक देश कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी, ये देखो ये यहां पे छोटी सी कंट्री है, ये बिल्कुल आइलैंड कंट्री जैसे आप समझ सकते हो, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है बहरीन। उसके बाद ईरान, ईरान की लोकेशन, तो ईरान बड़ी कंट्री आप समझ जाएंगे, ये रहा ईरान, पर्शियन गल्फ से टच करता है, बहरीन भी पर्शियन गल्फ के अंदर ही है और ईरान भी पर्शियन गल्फ के साथ टच करता है। उसके बाद इराक की लोकेशन देख लेते हैं। तो ईरान के साथ ही इराक यहां बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये रहा ईरान, इराक, ठीक है, ये दोनों, और ये भी यहां पे पर्शियन गल्फ के साथ अपने बॉर्डर मतलब शेयर करता है। एक तरह से कह सकते हो ये सी से मतलब ये क्लोज कंट्री ना होकर ओपन कंट्री है और ये पर्शियन गल्फ से इसका रास्ता जाया जा सकता है। नेक्स्ट कुवैत, तो कुवैत कंट्री की लोकेशन भी और देख लेते हैं। देखिए कुवैत भी एक छोटा सा कंट्री है इराक और सऊदी अरेबिया के आसपास की, ये देखो छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, ये कुवैत है। कुवैत के बाद ओमान, ओमान तो बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर में, ये ओमान की लोकेशन है, ठीक है, जो हमारी कंट्री से सबसे नजदीक ओमान ही आ रहा है। ओमान के बाद है कतर। अब कतर की लोकेशन ध्यान से देखिए, ये कतर की, सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया के पास, ये पर्शियन गल्फ के पास, ये कतर की लोकेशन है यहाँ पे, जो एरो करके मैंने यहां लिखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज यहां लोकेशन इसकी यहां पे है, ये आप येलो सर्कल देख रहे हैं, ये यहां पे इसकी लोकेशन है। अच्छा उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया तो बहुत क्लियर दिख रहा होगा, बड़ी कंट्री है पूरे इस एरिया में, तो काफी क्लियर आपको दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया के बाद है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन भी यही है, जरा ध्यान से देखो, ये छोटी सी कंट्री है, ये दिख रही है, यहां पे इसकी लोकेशन यूएई की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये किसकी लोकेशन है, ये हो गई आपकी यूएई, यहां लिखा हुआ यहां पे है बट कंट्री ये है, ये एरो देख रहे होगे आप, ये इसकी लोकेशन है, यानी कि ये भी पर्शियन गल्फ के अंदर आती है। तो ये जो 8 कंट्री है, ये 8 कंट्री पर्शियन गल्फ कंट्री का ग्रुप फॉर्म करती है, जो कि पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री है, ठीक है। पहले ईरान जो कंट्री है, ईरान जो एरिया है, पर ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था पुराने टाइम पे, इस वजह से इस गल्फ का नाम भी पर्शियन गल्फ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये
अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि भाई इस कंट्री के ये जो ग्रुप आपको दे रखे हैं इसके अंदर ईरान और इराक जीसीसी के मेंबर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बात है, ये इसके मेंबर नहीं है। आप देख लेते हैं इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसके मेंबर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये इसके मेंबर है जीसीसी। जीसीसी का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। ईरान और इराक को हटा दीजिए समूह से, इस ग्रुप से, ये इसके सारे उसके मेंबर हो जाएंगे काउंसिल के। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया था थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे नेक्स्ट जो दिया गया था जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द गल्फ पर्शियन गल्फ कंट्री ओनली ईरान एंड इराक आर द, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया ये इसके मेंबर है ओपेक के। नहीं भाई, ये भी गलती हो गई यहाँ पे। ये सिर्फ 3 कंट्री नहीं है इसके मेंबर, बल्कि इसके अलावा भी और भी कंट्री है जो इसके मेंबर है। अब कौन कौन से इसके मेंबर है जरा देख लेते हैं। ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, सऊदी अरेबिया है, यानी कि और भी कंट्री है। ठीक है, और भी कौन कौन सी कंट्री है? ईरान भी है, इराक भी है, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसे यूएई शॉर्ट में बोला जा रहा है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये सब कंट्री किसके मेंबर है? ये ओपेक के मेंबर है जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, आज आपके लिए एक और क्वेश्चन ये होगा कि ये एक और जो ग्रुप है ओपेक ग्रुप, ठीक है, इस ओपेक ग्रुप का फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल स्टडी करनी है। यानी कि आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ओपेक ग्रुप कौन ग्रुप के बारे में, और फर्स्ट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इसके अंदर क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे आपके लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शेप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी। यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगी कि कई बार क्या होता है, मार्केट क्रैश हो जाती है, और मार्केट क्रैश होने के बाद जो इकोनॉमी होती है वो डाउन स्टेज पे चली जाती है, और फिर धीरे 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 उनकी रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो ये जो रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि जो शेप है जो इकोनॉमी का जो बिगड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, और 2 स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें जेड शेप के बारे में बात किया जा रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर यू शेप के बारे में बात किया जा रहा है, जो रिकवरी के मेथड है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो जेड शेप रिकवरी इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी क्विकली राइज आफ्टर द इकोनॉमिक क्रैश। यानी कि अगर इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है तो सबसे क्विकली, सबसे जल्दी जो राइज होती है, यानी कि जो रिकवरी प्रोसेस सबसे तेजी से जो होता है वो होता है जेड शेप इकोनॉमी के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है आपको। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपके लिए वो यू शेप के बारे में। तो यू शेप के बारे में बोला जा रहा है, यू शेप रिकवरी इज द वर्स्ट सिनेरियो, यानी कि सबसे बुरा सिनेरियो यही क्रिएट होता है जिसके अंदर जो इकोनॉमी फॉल टू रिगेन द लेवल ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इवन आफ्टर ईयर गो बाय। यानी कि 1 साल से भी ज्यादा टाइम अगर हो जाता है तब भी ये अपने आप को रिगेन नहीं कर पाता है दोबारा से उस पोजीशन पे जिस पे वो पहले था, जहां से वो क्रैश हुआ था। यानी कि जेड में ये बोला जा रहा है कि भाई ये जल्दी राइज हो जाता है, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से होता है, और यू में बोला जा रहा है कि रिकवरी जल्दी नहीं हो पाता है। ये आपके पास 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, और सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपसे ए में बोला जा रहा है कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी जेड के रिगार्डिंग सही बात है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जेड के बारे में और यू शेप, दोनों की शेप के बारे में, जो रिकवरी मेथड है इकोनॉमी के अंदर उसके बारे में आपको बता दिया। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट यानी कि ए ओनली, यानी कि ए जो है फर्स्ट 1 ओनली, ये करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि जेड शेप के बारे में जो बोला जा रहा है ना कि सबसे जल्दी ये राइज हो जाता है, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ये वाला जो है रिकवरी फास्ट होता है। ठीक है, और ये कौन सा, ये जो मेथड है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, जो इसके अंदर जो बोला कि नहीं वर्स्ट सिनेरियो हो जाती है, ठीक है, ये गलत है, और रिगेन करने में इसको डिफिकल्टी होती है, और ये कम से कम 1 साल ले लेती है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी जेड शेप के रिगार्डिंग में। और जो यू शेप के बारे में जो आपसे बोला गया था इसके अंदर कि भाई यू शेप के अंदर ऐसा होता है, बल्कि ये यू शेप नहीं है बल्कि वो एल शेप है। ठीक है, जो आपसे बोला गया ना
यू शेप के अंदर सिनेरियो में ये होता है, वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, साल बीत जाते हैं, फिर भी रिकवरी नहीं हो पाती। ये यू शेप के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, ये एल शेप के बारे में, ठीक है। यू शेप ना होकर ये क्या, एल शेप में। तो ये जो आपसे स्टेटमेंट सेकंड बोला गया था ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ट्राइबल इन इंडिया, हमारी कंट्री में जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 स्टेटमेंट गिवन है आपके पास और नीचे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, उसके रिगार्डिंग फिर आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो चलिए एक एक करके चारों स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अंडर आर्टिकल 342, ठीक है, आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि 322 जो आर्टिकल है ये इंपावर करती है प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में कि वो किस एरिया के किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल सकता है। ये पावर देती है प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री के अंदर, आर्टिकल 342 फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ट्राइबल पीपल कंस्टिट्यूट अराउंड 15% ऑफ द नेशंस टोटल पॉपुलेशन। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 15% जो पोर्शन है वो क्या है, ट्राइबल पीपल है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15% जो लोग हैं वो क्या है, ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम, ठीक है, जो राजीव गांधी के नाम से एक फेलोशिप स्कीम है उसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है इज रिलेटेड टू द ट्राइबल स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन। यानी ट्राइबल स्टूडेंट यानी ट्राइबल कैटेगरी के अंदर जो कि आप कह सकते हैं रिमोट एरिया में जो रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उसके जो हायर स्टडीज के रिगार्डिंग में ये फेलोशिप है जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। ये थर्ड स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला है साक्षा, इसे आप इस तरह रीड करते हैं, साक्षा कमेटी जो है ये वाज कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामिन ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ये साक्षा एक्स साक्षा कमेटी फॉर्म की गई थी जो कि एग्जामिन कर रही थी कि ओवरऑल सिनेरियो कैसी है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, ट्राइबल ग्रुप के बारे में ये कमेटी फॉर्म की गई थी। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से आपने आंसर अटेम्प्ट करना है कि सही आंसर क्या है। ए में बोला जा रहा है कि 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट को अगर छोड़ दे तो बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 3 4 यानी कि सेकंड को छोड़ करके, ठीक है, सेकंड ना होकर के बल्कि 1 3 एंड 4 ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यानी कि ये जो बोला गया ना 15% हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल कैटेगरी के अंदर आती है, ये बात गलत हो गई। ये स्टेटमेंट यहां गलत है, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि करंट में इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है 8.6% है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उस नेशनल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो ट्राइबल कैटेगरी के लोग आते हैं इसके अंदर। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए था। बाकी जो स्टेटमेंट सब करेक्ट है। यानी कि 342 इनपावर करता है हमारे प्रेसिडेंट के अंदर कि वो अमेंड कर सकता है कि भी ट्राइबल ग्रुप वगैरह को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में 8.6% पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल ग्रुप के अंदर है हमारी कंट्री के अंदर। थर्ड जो बोला गया आपके कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है ये हायर एजुकेशन के बारे में डील करता है, ट्राइबल ग्रुप के बारे में, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनके हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप क्रिएट किया गया है, स्कीम क्रिएट की गई है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम के नाम से ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, ये भी सही है। और नेक्स्ट जो आपसे बोला गया कि ज़ाग्सा कमेटी यानी कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विरजिनियस ज़ाग्सा, ठीक है, इनके नाम से एक कमेटी फॉर्म की गई थी जो इनके इस कमेटी के ये जो चेयरमैन थे, जो 2013 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी कि वो
ट्राइबल ग्रुप के अंदर जितने भी उनकी ओवरऑल कंडीशन है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये ग्रुप बनाए गए थे। और इस ग्रुप के जो चेयरमैन थे वह विर्जिनिस जाक्सा इसके कमेटी के हेड थे, और इसी के नाम से इस कमेटी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट गलत है स्टेटमेंट, जो कि 8.6% होना चाहिए था, और आपको दे दिया गया था क्वेश्चन में 15%। तो ये 15% गलत है और 8.6 सही है, तो आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दरबुक श्योक दौलत बेग और ओल्डी, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये रोड है, एक रोड है हमारी कंट्री के अंदर, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये इस नाम से हमारी कंट्री के अंदर एक रोड है, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है DSDBO रोड। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, अभी रिसेंट में आप लोगों ने 2-3 दिन पहले की बात है, अभी काफी न्यूज में है ये एरिया, जिस एरिया में ये रोड है, और ये रोड भी काफी न्यूज में है, ये जो लोकेशन है इसकी, ये भी काफी न्यूज में है किसी वजह से। अब वो वजह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आपको बताना है इज नियरेस्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है ये जो रोड है किसके नियर है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह से है कि LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नियर है, ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मैकमोहन लाइन के नियरेस्ट ये रोड है। सी में बोला जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नजदीक में है ये रोड, और डी में बोला जाए कि रेड क्लिफ लाइन उसके रिगार्डिंग में। अभी आपको पता होगा किसी कंट्री के साथ हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं बॉर्डर से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, बिल्कुल करंट में ये काफी बर्निंग टॉपिक बन गया है आजकल के, पिछले 1 हफ्ते से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि सी का मतलब LAC। LAC से आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो चाइना के साथ चल रहा है। ठीक है, चाइना और इंडिया के साथ, इन दोनों के बीच में लद्दाख, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, वहां पे ये इशू, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो पहले इस मैप को अच्छे से देख लीजिए कि JNK के बाद जो न्यू जो यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई है, लेह एंड लद्दाख जो टेरिटरी क्रिएट की गई है, तो यहां पे जो एरिया वो है जो चाइना ने हमारा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसका नाम अकाई चीन है, उसके अंदर एक प्रोविंस है। ठीक है, तो इस प्रोविंस के पास जो यहाँ एक रोड जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये इस मैप के अंदर देख रहे हैं, ये रोड जो जा रहा है, ये जो रोड जो इंडिया की तरफ जो कंस्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है, ठीक है, बॉर्डर के पास, ये 9 किलोमीटर अवे है LAC के। जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो रोड है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, तो ये रोड जो है इस LAC के बिल्कुल 9 किलोमीटर के पास से ये रोड जाता है, और इस रोड की जो टोटल लेंथ है 225 इसकी लेंथ है। ये हमारी कंट्री में अंदर लेह वाले रीजन को कंबाइन करता है कोराकोरम पास से, यानी काराकोरम जो आप लोगों ने K2 आपने सुना होगा, K2 हाईएस्ट पॉइंट है हमारी कंट्री के अंदर, तो K2 के पास का जो एरिया काराकोरम पास जो है, काराकोरम और लेह को कंबाइन करता है ये रोड। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है 225 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये रोड लद्दाख को, हमारी कंट्री के अंदर लद्दाख को और चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस जो है, जो कि चाइना ने अकाई चीन जो हमारी यहाँ पे जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसी में एक जिंगजियांग प्रोविंस है, तो जिंगजियांग प्रोविंस और लद्दाख को डिवाइड करता है ये रोड, आप ये बोल सकते हैं। और इसकी लोकेशन ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर में ये जो ये रोड है, ठीक है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहां पर है, ये है आपके चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे, जिसका नाम है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज में होने की वजह यह है कि अभी क्या दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो यहां पे इकट्ठी हो गई है और एक वॉर कंडीशन जैसा क्रिएट हो गया है। ठीक है, चाइना इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो आर्मी फोर्स है वो पीछे नहीं हटेगी तब तक जब तक चाइना वाले पीछे ना हो, तो ये इशू क्रिएट हो गया। फिर भी जो भी है दोनों कंट्री के जो हायर अथॉरिटी है, जो मिनिस्टर है, वो इसके पीस टॉक के लिए एग्री हो गए हैं। वॉर वाली कंडीशन अब उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये एरिया है, और इस वजह से ये जो रोड है जिसका नाम है दारूक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये काफी न्यूज में हो गया है। और जिंगजियांग प्रोविंस भी आपको पता होनी चाहिए, चाइना का हमारी कंट्री के जो लेह लद्दाख वाला एरिया उसके साथ ये टच होता है। ठीक है, लेंथ वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये लोकेशन अभी काफी बर्निंग टॉपिक हो गया है अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। ठीक है, तो आज के लिए ये
इतना ही था आज की वीडियो में, इतना ही था। तो जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी आपके क्वेरीज है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ।